हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज की हमारी क्लास होने वाली है आरआरबी ग्रुप डी के लिए, जो कि हमारी साइंस की पीवाईक्यू क्लास चलती है। यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। हमने इसमें पिछले लगभग 10 सालों के क्वेश्चन उठाए हैं, जो कि हमारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हैं। तो आज की क्लास नंबर 7 है। तो हमने आज से पहले 6 क्लास कर चुके हैं, तो आप उन्हें एक बार ज़रूर देखें। हमने एक से एक क्वेश्चन छांट के निकाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह रेलवे की ग्रुप डी का साइंस का पूरा निचोड़ समझो इसे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा क्या कि क्वेश्चन नंबर 1 की हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है। ये कि हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है। तो हाइग्रोमीटर से ऊष्मा को मापते हैं, या आर्द्रता को मापते हैं, या बल को, या विकिरण को। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपको समय से मिल सके। बताएंगे आप क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। ये हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं। हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं। तो हम क्या ऊष्मा को मापते हैं, आर्द्रता को मापते हैं, या बल को मापते हैं, या विकिरण को मापते हैं। तो आप बताएंगे कि हम हाइग्रोमीटर से ऊष्मा को नहीं मापते, और न ही आपके बल को मापते हैं, न ही आपके विकिरण को मापते हैं। तो हम हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं, आर्द्रता को किस से मापते हैं, हाइग्रोमीटर से। यह क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी, जो कि आपका 27/1/2021 में शिफ्ट सेकंड में स्टेज फर्स्ट में पूछा गया था। कब? आरआरबी एनटीपीसी 27/1/2021 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा है कि क्वेश्चन नंबर 2 कि कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बियों में प्रयोग में किया जाता है। यानी कि समुद्र में जो पनडुब्बियां होती हैं, जो पानी के अंदर रहती हैं, उसमें एक यंत्र लगाया जाता है, ताकि हम समुद्र के ऊपर की वस्तुओं को देख सकें कि चारों तरफ क्या है। तो उसे क्या बोलते हैं, उस यंत्र को क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए पायरोमीटर, ऑप्शन नंबर बी एपियोडियोस्कोप, या ऑप्शन नंबर सी पेरिस्कोप, या ऑप्शन नंबर डी ओडोमीटर। तो ओडोमीटर का तो क्या क्वेश्चन नंबर 2 कि कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बियों में प्रयोग में किया जाता है। तो आप बताएंगे कि पेरिस्कोप, या एपियोडियोस्कोप, या पेरिस्कोप, या ओडोमीटर। ओडोमीटर तो हम दूरी को मापने के लिए किया जाता है, तो ये ऑप्शन भी गलत। पेरिस्कोप का भी नहीं, पायरोमीटर का भी नहीं आपका एडियोमीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा कि पेरिस्कोप का हम उपयोग पनडुब्बियों में करते हैं, समुद्र के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी, जो कि आपका 10/4/2016 की परीक्षा में और शिफ्ट थर्ड में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग या किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। क्या वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो लेक्टोमीटर, या बैरोमीटर, या थर्मोमीटर, या मल्टीमीटर का। आप बताइए कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। लेक्टोमीटर, बैरोमीटर, या थर्मामीटर, या मल्टीमीटर। बताइए वायुमंडल से हम क्या मापते हैं, वायुमंडलीय दाब से को किस यंत्र से नापते हैं। लेक्टोमीटर से नहीं नापते, और ना ही आपका बैरोमीटर
सॉरी, वायुमंडलीय दाब को थर्मामीटर, वायुमंडलीय दाब को हम बैरीमीटर से नापते हैं, यानी कि हमें दबाते कौन है, बैरी। ये आपकी शॉर्ट की है, बैरी यानी कि बैरोमीटर, वायुमंडलीय दाब। मल्टीमीटर भी यहाँ पर ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। का कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। तो अभी अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि वायुमंडल को मापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं हम। क्या टैकोमीटर में देखा था हमने, नहीं। ओडोमीटर नहीं, थर्मामीटर नहीं, ताप को मापता है थर्मामीटर। ओडोमीटर दूरी को, तो बैरोमीटर सही हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। क्या ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पर। यह क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी, जो कि आपका 10/1/2021 में शिफ्ट फर्स्ट में और स्टेज फर्स्ट में पूछा गया था क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा था कि सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। क्या इस सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। आप बताएंगे कि सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। स्ट्रोबोस्कोप का, या टेलीस्कोप का, या हीलियोस्कोप का, या सनमीटर का। आप बताएंगे कि सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। स्ट्रोबोस्कोप का, या टेलीस्कोप का, या हीलियोस्कोप का, या सनमीटर का। तो आप बताएंगे सूर्य को देखने के लिए हम, ना ही तो आपका ए, ना ही आपका बी ऑप्शन टेलीस्कोप, नहीं आपका सनमीटर का। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का सी का हेलियोस्कोप। हेलियोस्कोप का प्रयोग हम सूर्य को देखने के लिए करते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा था आपका आरआरबी एनटीपीसी ने, जो कि आपकी परीक्षा कब हुई थी, 30/3/2016 में। और ये क्वेश्चन आपका शिफ्ट फर्स्ट का और स्टेज फर्स्ट का। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा कि विभवांतर को मापने के लिए डैश उपकरण का उपयोग किया जाता है। किसको विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। अब बताएंगे एमीटर, गैल्वेनोमीटर, या विभवमापी, या वोल्टमीटर। तो आप बताएंगे कि विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। एमीटर, गैल्वेनोमीटर, विभवमापी, या वोल्टमीटर। तो आप बताएंगे कि विभवांतर को ना ही तो आप एमीटर से, ना ही गैल्वेनोमीटर से, और ना ही आपका विभवमापी से, तो आप मापते हैं वोल्टमीटर से। किससे? वोल्टमीटर से। यह क्वेश्चन पूछा था आपका आरआरबी ग्रुप डी ने, जो कि आपका 8/10/2018 में शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। अब आरआरबी ग्रुप डी 8/10/2018 का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या पूछा है कि विभवांतर को मापने के लिए डैश उपकरण का प्रयोग किया जाता है। का विभवांतर को मापने के लिए डैश उपकरण का उपयोग किया जाता है। बताइए आप। क्वेश्चन नंबर 7 का विभवांतर को मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए एमीटर का, या ऑप्शन नंबर बी विभवमापी का, या ऑप्शन नंबर सी गैल्वेनोमीटर का,
ऑप्शन नंबर डी वोल्ट मीटर का। तो यह क्वेश्चन था आपका आरआरबी ग्रुप डी का, जो कि आपका 8/10/2018 में और शिफ्ट फर्स्ट में हुआ था। अब बताएंगे विभवांतर को ना ही हम एमीटर से मापते हैं और ना ही आपका ऑप्शन बी विभवमापी से और ना ही आपका ऑप्शन सी गैल्वेनोमीटर से मापते हैं और ना और आपके इसे मापते हैं किससे, वोल्ट मीटर से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। कौन सा, वोल्ट मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है कि सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। क्या निम्न सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। सर्किट में बिजली की प्रवाह, खाली सर्किट में ये देखना है कि उसमें विद्युत प्रभावित है कि नहीं। तो उसका उपयोग के लिए हम किस उपकरण का उपयोग करते हैं, गैल्वेनोमीटर का, एमीटर का, या बैरोमीटर का, या लेक्टोमीटर का। बताएंगे आपके सर्किट में बिजली की प्रवाह को पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर, एनीमोमीटर, या बैरोमीटर, या लेक्टोमीटर। तो आप बताएंगे कि लेक्टोमीटर का तो हम दूध की शुद्धता मापने के लिए, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब, एनीमोमीटर विद्युत धारा मापने के लिए, लेकिन सर्किट में प्रवाह की दर को मापने के लिए हम गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, बाकी सब गलत है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पर। यह क्वेश्चन पूछा था आपका आरआरबी एनटीपीसी ने, जो कि आपका स्टेज फर्स्ट और 26/4/2016 की परीक्षा शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है कि एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए डैश का इस्तेमाल किया जाता है। का एक शाफ्ट की, यानी कि एक शाफ्ट की गति आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए डैश का इस्तेमाल किया जाता है। आप बताएंगे कि किसका इस्तेमाल किया जाता है, स्पीडोमीटर का, या टेकोमीटर का, या एनीमोमीटर का, या क्रेनोमीटर का। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन है आपका कि एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए डैश, यहाँ पे डाउन होगा डैश, फिर होगा यहाँ पर का इस्तेमाल किया जाता है। स्पीडोमीटर का, टेकोमीटर का, एनीमोमीटर का, या क्रेनोमीटर का। क्वेश्चन नंबर 9। तो आप बताएंगे कि स्पीडोमीटर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और ना ही आपका शाफ्ट की आवर्तन गति के लिए एनीमोमीटर का, और ना ही आपका शाफ्ट की आवर्तन गति के लिए क्रेनोमीटर का। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर बी, यानी कि टेकोमीटर का इस्तेमाल हम एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन तो आपका है आरआरबी एनटीपीसी का, जो कि आपका 31/3/2016 की शिफ्ट सेकंड में और स्टेज फर्स्ट का क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं हम। और क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 10 की विभवमापी मूल्यतः एक, बताइए विभवमापी क्या है। एक उपकरण है, यानी कि मापक उपकरण है, संयोजक उपकरण है, या असंयकन उपकरण है, या संकेतक उपकरण है। कौन सा, विभवमापी। विभवमापी आपके हिसाब से क्या है, यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से विभवमापी क्या होता है। एक मापन उपकरण होता है, या एक संयोजक उपकरण होता है, या एक असंयकन उपकरण है, अंशाकन उपकरण, या एक संकेतक उपकरण है। तो आप बताएंगे कि विभवमापी ना ही तो आपका संयोजक उपकरण है और ना ही आपका
अंशांकन उपकरण है और ना ही आपका संकेतक उपकरण है। तो ये हो जाएगा आपका मापन उपकरण है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पर सही हो जाएगा कि विभव मापी क्या एक मापक उपकरण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है कि सामान्यतः, क्या क्वेश्चन नंबर 11 सामान्यतः पदार्थों की भौतिक अवस्था में शामिल है। बताइए, सामान्यतः भौतिक अवस्था में, सामान्यतः पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है पदार्थ कौन सा वाला? कोलाइड, ऑप्शन नंबर ए कोलाइड, ऑप्शन नंबर बी गैसीय और या ऑप्शन नंबर सी तरल, ऑप्शन नंबर डी मिट्टी। बताएंगे आपकी सामान्यतः पदार्थ के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है। क्या नहीं है? कोलाइड, गैसीय, तरल या मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 11। तो आप बताएंगे कि सामान्य पदार्थों में शामिल कौन सी नहीं है। गैसीय तो है, तरल भी है आपकी, और आपकी मिट्टी भी है, लेकिन आपकी कोलाइड नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन पूछा था आपका आरआरबी एनटीपीसी ने, जो कि आपका 17/1/2017 में और शिफ्ट सेकंड और स्टेज फर्स्ट में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 यानी कि क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा कि वह विजातीय मिश्रण जिसमें विलयन के कण घुलते नहीं हैं बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं कहलाते हैं असंतृप्त विलयन या स्पेसन या कोलाइड या संतृप्त विलयन। क्वेश्चन नंबर 12। वह विजातीय मिश्रण जिसमें विलयन के कण घुलते नहीं हैं बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं कहलाते हैं क्या? असंतृप्त विलयन नहीं, कोलाइड नहीं, संतृप्त विलयन नहीं। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्पेसन। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कि विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है? क्या कि विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है? क्वेश्चन नंबर 13 नहीं करता है, नहीं करता, नहीं करता है। ऑप्शन नंबर मिश्रण के घटक उनके गुणों के बरकरार रखते हैं। ऑप्शन नंबर बी मिश्रण अलग अलग पदार्थों के हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी के इसे भौतिक विधि से अलग किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसकी संरचना तय है। क्वेश्चन नंबर 13। तो आप बताएंगे कौन सा गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए मिश्रण के घटक उनके गुणों के बरकरार रखते हैं, बिल्कुल बात सही है। मिश्रण अलग अलग पदार्थों के हो सकते हैं, ये भी बात एकदम सही है। लेकिन क्या कहते हैं कि इसे भौतिक विधि से अलग किया जा सकता है, बिल्कुल अलग किया जाता है। इसकी संरचना नहीं भाई, इसकी संरचना तय नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन पूछा था आपका आरआरबी एनटीपीसी ने, जो कि आपकी 17/1/2017 में शिफ्ट सेकंड और स्टेज फर्स्ट में हुआ था पेपर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्या कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 14 पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हर्पियोलॉजी या आर्थियोलॉजी या एंथ्रोपोलॉजी या आर्निथियोलॉजी।
आप बताएंगे कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। तो आप बताएंगे हर्पियोटोलॉजी नहीं कहते हैं और ना ही आपका आर्थियोलॉजी कहते हैं, नहीं आपका एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन पूछा था आपका RRBNTPC ने, जो कि आपका 18/1/2021 में पेपर हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे क्या पूछा है कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। पक्षियों के अध्ययन को, किसके अध्ययन पूछा, पक्षियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए एंटोमोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी ऑर्निथोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी बर्डियोलॉजी या ऑप्शन नंबर डी हैप्योटोलॉजी। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15। तो आप बताएंगे एंटोमोलॉजी नहीं कहते हैं, ना ही आपका बर्डियोलॉजी कहते हैं और नहीं आपका हर्पियोलॉजी कहते हैं। तो क्या कहते हैं आपका एंथियोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या एंथोनोलॉजी, एंथीरियोलॉजी। क्या एंथीरियोलॉजी, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, एंथीरियोलॉजी। यह क्वेश्चन था आपका RRBNTPC, जो कि आपका 28/3/2016 में और शिफ्ट सेकंड में और स्टेज फर्स्ट का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16 कि सेरीकल्चर, क्या सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। क्या क्वेश्चन नंबर 16 सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। मछली पालन से, रेशम की खेती से, ऑप्शन नंबर सी पक्षियों पालन से, ऑप्शन नंबर डी मधुमक्खी पालन से। क्या सेरीकल्चर शब्द किससे संबंधित है। आप बताएंगे कि ये मछलियों से संबंधित नहीं है, ना ही आपके पक्षियों से, नहीं आपका मधुमक्खियों से। तो ये आपका रेशम की खेती से संबंधित, सेरीकल्चर रेशम की खेती से। यह क्वेश्चन पूछा था आपका RRBNTPC ने, जो कि आपका 28/12/2020 में और शिफ्ट फर्स्ट और स्टेज फर्स्ट में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या, क्वेश्चन नंबर 17 में कि सेरीकल्चर, क्या सेरीकल्चर किससे संबंधित है। सेरीकल्चर किससे संबंधित है। आप बताएंगे कि सेरीकल्चर किससे संबंधित है। मधुमक्खी पालन से, ऑप्शन नंबर बी पौधों का विकास या ऑप्शन नंबर सी रेशम के कीड़ों का पालन, ऑप्शन नंबर डी मत्स्य पालन। आप बताएंगे कि सेरीकल्चर किससे संबंधित है। मधुमक्खी का पालन, पौधों का विकास या रेशम के कीड़ों का पालन या मत्स्य पालन। तो आप बताएंगे मधुमक्खी का पालन नहीं, पौधों का विकास भी नहीं, ना ही आपका मत्स्य पालन। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि रेशम के कीड़ों का पालन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन था आपका RRBNTPC में, जो कि आपका 5/4/2016 का था, शिफ्ट सेकंड का और स्टेज फर्स्ट का क्वेश्चन। तो चलिए आज की क्लास में हमारे 17 ही क्वेश्चन है। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें और हमारी इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं कल एक और नेक्स्ट वीडियो में। हमारी क्लास को शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट करें कि आपको क्लास कैसी लगी। चलिए मिलते हैं कल एक और नए सेशन के साथ।